Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, बुक फर्स्ट चैप्टर नंबर वन केमिस्ट्री को आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम रोज़ाना जो है टॉपिक वाइज केमिस्ट्री के चैप्टर्स की लेक्चर अपलोड किया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज बुक वन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, इसमें एटम और एविडेंस ऑफ एटम को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे चैप्टर को अहाता करें तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो कोर्स कंटेंट है, एटम है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, आइसोटॉप है, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, स्टिशियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यील्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है एटम और एविडेंस ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम, एटम और एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरली व्यू लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। अगर हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं केमिस्ट्री जो है इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, changes of matter and rules and principles which governs these changes is called chemistry. केमिस्ट्री साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम मादे के मुतालिक बहस करते हैं। अब मादा मैटर के कौन से एस्पेक्ट्स पर हम बहस करते हैं? नंबर वन, कंपोजिशन ऑफ मैटर, नंबर टू, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, नंबर थ्री, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, नंबर फोर, चेंजेस ऑफ मैटर, नंबर फाइव, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स दीज चेंजेस। यानी मैटर कैसे बना, मैटर की खसूसियात क्या हैं, मैटर की साख्त क्या है, मैटर में चेंजेस कौन सी होती हैं, बहुत फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस को हमने डिस्कस करना है। फिर ऐसे कौन से कानून, असूल और ज़वाबित हैं, असूल और कवानीन हैं जिनके तहत ये चेंजेस ऑफ मैटर टेक्स प्लेस होती हैं। मिसाल के तौर पर कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करें तो वाटर जो है दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से कंपोज्ड हुआ है। फिर वाटर की प्रॉपर्टीज़, वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, वाटर में होने वाली चेंजेस, जैसे फिजिकल चेंजेस की बात करें, आइस का बनना, वाटर का एवेपोरेट होना, वेपर्स में जाना, वेपर्स का कंडेंस होकर लिक्विड बनाना। अब ये किन असूल और कवानीन के तहत हो रही हैं? आप सिंपली कहते हैं जी आइस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये मेल्ट होकर लिक्विड बना देगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये आपके पास रूल है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आइस पिघल जाएगी, लिक्विड में तब्दील होगी। प्रिंसिपल क्या है इसका पीछे? आइस जो है इसमें पार्टिकल्स पैक्ड हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स पैक्ड नहीं होते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट करते हो, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हो। ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब नाउ अगर हम देखें तो आप डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, चेंजेस ऑफ मैटर एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो वो भी मैटर के मुतालिक हो। मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसको आप मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हवा, मीथेन गैस, वाटर, मिल्क, बुक, चाक, ये सारे क्या है आपके पास? मैटर हैं। जिसमें से अगर हम बात करें एयर और मीथेन की तो ये गैस है। अगर हम
वाटर और मिल्क की बात करें तो ये लिक्विड है। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं बुक की, चाक की, तो ये सॉलिड है। यानी कॉमनली मैटर जो है वो तीन स्टेट्स का पाया जा रहा है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज आल्सो प्लाज्मा। मैटर को अगर क्लासिफाई करें तो दो बुनियादों पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर। अब मैटर जो है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल, चार स्टेट्स हैं आपके पास मैटर की। मैटर की क्लासिफिकेशन दो बुनियादों पर की, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करें तो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है और प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट हो गई, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स में लिया। ऑन द बेस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर थ्री टाइप्स का, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन आप यूं भी कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इसमें जो मिक्सचर है, मिक्सचर जो है ये इम्प्योर होगा। मिक्सचर जो है ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और जो कंपाउंड और एलिमेंट है दैट विल कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंस। ये आपके पास प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर जैसे इम्प्योर फॉर्म, यानी जैसे मिक्सचर को फर्दर देखें तो ये दो तरह का, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस कंपाउंड और एलिमेंट हो सकता है। कंपाउंड फिर दो तरह के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? ये एटम है, ऐसे एटमों का मजमुआ है जिनमें तमाम एटमों का प्रोटॉन नंबर सेम होगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, इनर्ट गैसेस हैं। यानी एलिमेंट्स चार टाइप्स के पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट मूव करें, अब हम एटम की तरफ जाते हैं। एटम की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, इन्होंने कहा कि मैटर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इन्होंने कहा कि मादे को हम तकसीम दर तकसीम कर सकते हैं, यहां तक कि आप एक बेसिक यूनिट तक पहुंचते हैं जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी ये बेसिक यूनिट को नॉट बी सब डिवाइडेड है। अब ग्रीक फिलोसफर्स में से डेमोक्रेटस जो था, इसने इस इनडिविजिबल पार्टिकल को, इस अनडिवाइडेबल पार्टिकल को एटम का नाम दिया। इसने ये लफ्ज एटम जो है ग्रीक वर्ड एटोमोस से डिराइव किया, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इन द लेट ऑफ 17th सेंचुरी, जब क्वांटिटेटिव स्टडी शुरू हुई, यानी कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्वांटिटेटिव स्टडी जब शुरू हुई, यानी जब एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू हुआ, ग्रीक फिलोसफर्स का दौर जो था ये थ्योरेटिकल था। जब एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू हुआ तो हमें पता चला कि कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस ने बताया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्यू एलिमेंट्स, कि मुख्तलिफ सब्सटेंस जो हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं, ये चंद एक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। मजीद हमें यह पता चला हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, कि एलिमेंट आपस में जुड़ते कैसे हैं। फिर इसी तरीके से कंपाउंड टूट कर अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये लेट ऑफ 17th सेंचुरी का एरा हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है जॉन डाल्टन आया फोर्थ नंबर पर। इसने कहा जी देखें, जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, ये बेस करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ एटम। यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी ओनली एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम।
यानी एटम है तो ये इन लॉज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसने फिर अपना एटॉमिक थियरी पेश की, एटमी नजरिया पेश किया, जिसका बेसिक पास्टुलेट ये था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तमाम मैटर जो है ये कंपोज्ड हुआ है डिफरेंट एलिमेंट से, और ये एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे में डिफर करते हैं, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट डिफर हो गए तो कंपाउंड भी एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफर हो जाएगा। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है, यानी मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी रेक्टेंट में जितना मैस रेक्टेंट का होगा, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसका मैस भी वही होगा। यानी मैस ऑफ रेक्टेंट कैन नॉट बी लॉस्ट और गेन। रेक्टेंट का मैस टोटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, अ गिवन केमिकल कंपाउंड, कोई आपको केमिकल कंपाउंड दिया गया है, ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स जो है इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे मैं H2O की बात करता हूं, इसमें जो हाइड्रोजन है ये 2 ग्राम है बाय मास, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम है बाय मास, सिंप्लीफाई करें तो 1:8 आ जाती है बाय मास, इनकी रेशो आ जाती है। अब वाटर जो है आप कहीं से भी लेंगे, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास रेशो होगी 1:8 होगी। यानी वाटर किसी भी सोर्स से बने, किसी भी केमिकल प्रोसेस से बने, लेकिन इसकी एटॉमिक मास की रेशो फिक्स रहेगी। 5वें नंबर पर जब बर्ज़ेलियस आया, जिसने डिटरमाइन किया एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, जिसकी वैल्यूज रिसेंट मेथड्स के जरिए जो वैल्यूज फाइंड आउट की गई एटॉमिक मासेस की वैल्यूज उसके इक्वल है। फिर इसने डेवलप किया सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स भी। मॉडर्न रिसर्च ने ये रिवील किया, ये इंकिशाफ किया, एटम इज डिवाइडेड। देखिए आप एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसका मतलब एटम तो डिवाइड हो गया, क्योंकि ये एटम के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो एटम इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 पार्टिकल्स। अब ये सोचा जाता है कि एटम के अंदर 100 से ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। अब एटम को हम लेकर चलें तो एटम के मीनिंग्स क्या है, डिफाइन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। अगर लफ्सी मतलब हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। दूसरी तरफ देखें तो एटम में एक लफ्ज ए है और एक टम। ए मीन नॉट, एटॉमी मीन कट, यानी ऐसा जिसको मजीद नहीं काटा जा सकता। अब डिफाइन करें तो डेफिनेशंस जो हैं वो 2 तरह से हम कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम, नंबर 1। नंबर 2 पे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी आंसर का वो एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जरा जो आजादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में लाजमी हिस्सा लेगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरीके से हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, ये ऐसे हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आपके पास दोनों एग्जांपल्स होंगे आइटम्स की, जो एग्जिस्ट करते हैं और जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो मोर देन 100 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, एक है स्टेबल पार्टिकल और एक है अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं।
जबकि जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं इसमें मीजॉन है, MESON, बोजॉन है, BOSN, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, एक्सेट्रा जो है ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन सिवाय इलेक्ट्रॉन के बाकी तमाम पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है, यानी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बाकी सारे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन, बोजॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, ये सारे जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर हैं सिवाय इलेक्ट्रॉन के। अब फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, जबकि अदर देन फंडामेंटल पार्टिकल्स जितने भी होंगे उनको अनस्टेबल पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। एविडेंस ऑफ एटम की बात करें तो ये बुक की एक लाइन हमने यहां पे पेस्ट की, इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope। यानी एटम को देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ हम कुछ पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं कि एटम को कैसे हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को समझने के लिए कि हम एटम को क्यों नहीं देख सकते, इस चीज को देखने के लिए देखिए, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये आपके पास डायमीटर है, साइज है, डायमीटर साइज एक ही चीज है, ये 2 नैनोमीटर का डायमीटर है। अब इसके ऊपर मैं विजिबल लाइट फेंकता हूं, ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 नैनोमीटर है। ये विजिबल लाइट लेट्स से मेरे पास रेडिएशंस है 5 नैनोमीटर की है, फर्जी तौर पर ले रहा हूं। अब इनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से लॉन्गर है। अब ये जब यहां पे आती हैं तो इसको बगैर इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुए पास आउट हो जाती हैं। यानी तो हम इस 5 नैनोमीटर की रेडिएशंस को इस 2 नैनोमीटर के साइज वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं, यानी ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर के इक्वल है या लेस देन 2 नैनोमीटर है, अब ये रेज जब आती हैं तो इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी और ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर सकता है। यहां से हमने क्या आइडिया लिया, यानी ऐसी रेज जो ऑब्जेक्ट के साइज से लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी उससे हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी या इससे कम होगी, ऐसी रेज से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या इससे कम होनी चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। अब जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ऑर्डिनरी ऑप्टिकल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें तो मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। ये ऐसी चीजों को देखने के लिए यूज की जा सकती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर तक हो। ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल होगी जिस ऑब्जेक्ट का साइज डायमीटर 500 नैनोमीटर या इससे ज्यादा होगा। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर विजिबल लाइट हम एज अ सोर्स यूज करते हैं, और विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ है लैम्डा जो है दैट इज 400 टू 750 नैनोमीटर। अब ये 500 या इससे अबव वाले साइज को देख सकती है, इससे स्मॉलर साइज को देखने के काबिल हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल नहीं कर। तो हम विजिबल लाइट को ऐसे ऑब्जेक्ट को, विजिबल लाइट के जरिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज 500 नैनोमीटर या इससे अबव होगा।
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, साइज ऑफ एटम कैन बी ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। अब इसके जरिए हम देख सकते हैं, इट इज यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास एक फोटोग्राफ फिग में दिखाया गया है। ये फिग जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ पीस ऑफ ग्रेफाइट विच हैज बीन मैग्निफाइड, इसको बड़ा करके दिखाया गया है अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। 15 मिलियन टाइम्स जो है इस ग्राफ को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। इसके अंदर जो ब्राइट बैंड है इन द फिगर्स आर लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो डार्क बैंड है दीज आर स्पेसेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरीके से मास ऑफ एन एटम की बात करें, मास ऑफ एटम रेंज फ्रॉम 10 रेज टू पावर, ये एटम के मैसेस इन एवरेज रेंज में ले रहे हैं 10 रेज टू पावर -27 टू 10 रेज टू पावर -25 kg, किलोग्राम। अब किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो आप किलोग्राम को 10 रेज टू पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ग्राम आ जाएगा। इसलिए ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो 10 रेज टू पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मैथ जो है एक्सट्रीमली स्मॉल है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो है हम AMU इसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मास एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो 1 AMU इक्वल होता है 1.661 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। इसको भी आप इसी तरीके से ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में जाएंगे, ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम में चले जाएंगे। साइज ऑफ एटम की बात करें, इन द 20th century एक्स-रे वर्क हैज शोन दैट डायमीटर ऑफ एटम्स जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -10 मीटर है, या 0.2 नैनोमीटर है, या फिर 2 एंगस्ट्रॉम है। अब कैसे देखें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 मीटर बराबर होगा 0.2 नैनोमीटर और ये इक्वल होगा 2 एंगस्ट्रॉम के। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ के तौर पर लिए जाते हैं तो ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से रेडियस की बात करें। अब डायमीटर कैसे निकालते हैं, देखें ये आपके पास एक एटम है, यहां से लेकर यहां तक का ये जो फासला है इसको आप कहते हैं डायमीटर यानी साइज ऑफ एटम को। अब इस डायमीटर को हाफ कर दें, यानी ये जो फासला होगा यहां से लेकर यहां तक का ये रेडियस कहलाएगा। यानी रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ डायमीटर। तो 10 रेज टू पावर -10 मीटर हो जाएगा ये रेडियस, या 0.1 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। यू विल बी अमेज्ड in reference of size of atom, if you put a full stop, then its full stop will occupy 2 million atoms को occupy कर सकता है। इसी तरीके से 1 drop of water की बात करें, a single drop of water has 3 trillion water molecules। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो 9 ट्रिलियन एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो एटम्स एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 9 ट्रिलियंस हो जाएंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने स्टूडेंट्स, अपने जो कलीग्स हैं, अपने क्लास फेलो हैं, उनको शेयर करें स्टूडेंट्स। इसी तरीके से दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।